हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये सेट नंबर 7 होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पीछे जितना भी सेट हुआ होगा अच्छे से प्रॉपर आपने नोट्स बनाया होगा और उनका रिवीजन आप कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गर्भाशय के लिए किस वैकल्पिक शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो गर्भाशय के लिए यूटरस वैकल्पिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, भ्रूण का जो विकास होता है यह भी कहाँ होता है, आपके यूटरस के अंदर होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से कुछ बातें आपको समझनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाइए। इसको पढ़ाने से पहले आपको नर जननांग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ समझिए बात, नर जननांग अपने पास 2 होते हैं, इनको हम लोग वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वृषण आपके पास है। आराम से एक चीज़ समझना है। और पुरुष के अंदर इन वृषण में ही हमारे पास शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु, वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनता है, ठीक है, आराम समझना है। और ये शुक्राणु वृषण के अंदर बनता है। और ये जो आप जो नस देख रहे हैं, ये वाली नस, इसे कहते हैं बैक्स नस। क्या कहते हैं? बैक्स नस कहते हैं। इसलिए बैक्सोटोमी ये क्या होती है? पुरुष नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी इसमें क्या होता है? तो बैक्स नस में काटकर गांठ लगा दी जाती है और इसी को कहते हैं पुरुष नसबंदी। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इधर आ जाइए। मादाओं के अंदर 2 ओवरी पाई जाती हैं, एक ओवरी ये रही और एक इस साइड में रही। लेकिन ध्यान रखना है, पक्षी में ओवरियों की संख्या कितनी होती है? पक्षी में ओवरियों की संख्या 1 होती है। मादाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है ओवरी में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। अब ध्यान रखना है, पुरुष ने अपना यहाँ से शुक्राणु भेजा और इधर महिलाओं का मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाणु का निर्माण हुआ और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, इन दोनों का मिलाप, शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलाप होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और इसी को हम कहते हैं निषेचन। ध्यान रखना है आपको, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? निषेचन। जो निषेचन कहलाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और वहीं आपको याद रखना है, इस फैलोपियन ट्यूब में यदि काटकर गांठ लगा दी जाती है तो उसे महिला नसबंदी कहते हैं, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को काटकर उसमें गांठ लगा दी जाती है और उसे कहते हैं महिला नसबंदी। और पुरुष में बैक्स नस में काटकर गांठ लगा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बैक्सोटोमी कहा जाता है। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर होता है। मादाओं में ओवरियों की संख्या 2 होती है, पक्षियों में ओवरी की संख्या 1 होती है। अब जरा यहाँ ध्यान से आपको समझना, एक आपने नाम सुना होगा परख नली। एक आपने नाम सुना होगा परख नली। जब महिलाओं में ये फैलोपियन ट्यूब पिचकी हुई रहती है, ध्यान सुनना है, महिलाओं की फैलोपियन जो ट्यूब होती है वो जब पिचकी हुई रहती है तो पुरुष के द्वारा भेजा गया शुक्राणु और माता के द्वारा रिलीज किया गया अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाता है। और इसी निषेचन को जब हम फैलोपियन ट्यूब के अलावा बाहर किसी एक नली में करा देते हैं, उसे कहते हैं ये परख नली शिशु। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना है, परख नली शिशु में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु, माता का अंडाणु लिया जाता है और जिसे बाहर परख नली में उसका निषेचन कराया जाता है। और निषेचन कराने के बाद आपका माता के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है।
ध्यान रखना है, सिर्फ नली में निषेचन होता है, लेकिन बच्चे का विकास, भ्रूण का विकास माँ के पेट में यानी गर्भाशय के अंदर ही यूट्रस में होता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो देखिए परख नली की अगर हम बात करते हैं, पूरे विश्व में पहला परख नली शिशु लुईस ब्राउन था। कौन था? लुईस ब्राउन। पहला परख नली शिशु कौन था? लुईस ब्राउन था। और ये कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। कब हुआ? 1900 ये आपका हुआ 1978 में। याद रखोगे तो इंग्लैंड में पहला 1978 में। लेकिन वहीं भारत का पहला परख नली शिशु, इंडिया का पहला परख नली शिशु कौन था? तो इसको भी याद रखना, ये थी इंदिरा। कौन थी? इंदिरा नाम की, इंदिरा था इसका नाम। और ये कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुआ था? 1986 में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो विश्व की पहली परख नली शिशु लुईस ब्राउन, भारत की पहली परख नली शिशु इंदिरा, 1986, ये 1978 में हुई है। ठीक है। ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, वैक्सोटोमी पुरुष नसबंदी। सही है। परख नली क्या होती है? जब महिलाओं में निषेचन नहीं हो पाता है आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो निषेचन बाहर करा दिया जाता है, लेकिन भ्रूण का विकास माँ के गर्भाशय में ही होता है। और आपने एक नाम सुना होगा, सैरोगेट मदर। ठीक है। सैरोगेट मदर में क्या होता है? बच्चे को किसी दूसरे यानी एक महिला को किराए पर लेकर उसके पेट में पाला जाता है, उसके यूट्रस में पाला जाता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी सबकी? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। चलिए आगे आइए। यहाँ देखिए हिस्टेरोटोमी क्या होता है, आराम समझना है। हिस्टेरोटोमी, जब माँ के गर्भाशय को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, उस विधि को कहते हैं हिस्टेरोटोमी। याद रखना है। तो इसमें क्या होता है? गर्भाशय को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं हिस्टेरोटोमी। उसके बाद इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है? अच्छे से रट लेना। भ्रूण की जांच होती है, भ्रूण की जांच इम्यूनोसेप्टोसिस कहलाती है। बच्चा है, लड़का है या लड़की है, भ्रूण की जांच। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, यूट्रस में रहता है, उसे भ्रूण कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इधर आइए। फ्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच लड़ा गया था। तो जो फ्लासी का युद्ध था ये 1757 में हुआ था, और ये बंगाल के नवाब और फ्लासी का ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई और भारत में अंग्रेजों की यानी जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी नींव पड़ गई। याद रखना है। और यहाँ पर मैंने जितना आपके एसएससी जीडी के एग्जाम से इम्पोर्टेंट युद्ध होगा पूरे इतिहास के अंदर, उन सभी युद्धों को मैंने यहाँ पर ले लिया है। चलिए आगे आइए। देखिए भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच लड़े गए। आइए यहाँ पर पहला युद्ध है अपने पास, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ है 326 में। सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को पराजित कर दिया था। कलिंग का युद्ध 261 में अशोक ने लड़ा था, और इसमें इतना इसने रक्तपात कर दिया, बाद में इसने कसम खा ली कि मैं अब कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ध्यान रखना, ये जीडी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इसको अच्छे से आपको नोट करना है। ठीक है। चलिए आगे आइए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी। मैं हमेशा कहता हूँ जीतने के बाद अधिक उत्साहित कभी ना हो। ऐसा ही मोहम्मद गौरी के साथ हुआ है दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, और जीत की खुशी में जश्न मना रहे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी कमियों को ये निखार रहा था। और दूसरे तराइन के युद्ध में 1192 मात्र 1 साल के बाद ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है, और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित कर दिया।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है, बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर ने लोदी के नेतृत्व में लड़ा था ये युद्ध और अफगानों को पराजित कर दिया था। चौसा 1539 में हुआ है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ कर ईरान भगा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तालीकोटा 1565 में हुआ है, इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ है। फिलासी का युद्ध 1757 में हुआ है, यही युद्ध था अभी क्वेश्चन में, जहाँ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई और भारत में अंग्रेजों की एक शासन की नींव पड़ गई। बॉडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। ठीक है, याद रखना है। बक्सर 1764 में हुआ है, इसमें भी अंग्रेज विजय हो गए। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 तक हुआ है। दूसरा कब हुआ है? 1780 से 84 हुआ है। तीसरा 1790 में हुआ था और इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच, जिसमें इस लड़ाई के तहत बाद में टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आगे आइए। चिलियान बाला युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ है। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ है और भारत पाक युद्ध एक दूसरा भी 1971 में हुआ है। इस प्रकार से कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। तो मैंने ये वह युद्ध लिए हैं जो आपके जीडी के पेपर में पिछले प्रीवियस में पूछे गए हैं। इनको आप क्या करोगे? अच्छे से नोट कर लोगे और बार बार इनका रिवीजन करते रहोगे। मैंने आपसे कहा है दोस्तों, ये कोई सीरीज नहीं है, ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, जो हर एक क्वेश्चन आने पर पूरा टॉपिक ही मैं वहाँ समाप्त करा देता हूँ। आप देखिए यूट्यूब पर एक क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चन बता दिए, काम खत्म हो गया, लेकिन मैं आपके लिए पर क्वेश्चन का पूरा टॉपिक समाप्त। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किस वर्ष किया था? तो ये किया है 29 अगस्त 1947। ध्यान से सुनिए, इसी मसौदा समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति के नाम से भी ये जानी जाती है। ड्राफ्टिंग समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति इसी को कहते हैं और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मसौदा समिति को कब तैयार किया गया? 29 अगस्त 1947। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद रखना। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए अगला। एक देखिए क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश होता क्या है। ध्यान सुनना है, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 123 में की गई है। अध्यादेश जब संसद में कोई भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ध्यान सुनना है बात, लोकसभा और राज्यसभा सत्र के ना चलने पर यदि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं
और यह अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 123 में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। लेकिन ये अध्यादेश लागू होने के, ध्यान सुनना है, जब अध्यादेश जब लागू होता है तो ये उसी तरह प्रभावशाली होता है जैसे एक संसद जब कानून बनाती है, सेम उसी तरह प्रभावशाली रहता है। लेकिन यदि संसद की पहली बैठक हो जाती है तो पहली बैठक से 6 माह के अंदर अंदर इसके बारे में फैसला लेना जरूरी होता है। तो ध्यान रखना है, इसका जीवन काल होता है 6 महीने का संसद की पहली बैठक से। याद रखोगे इतनी बात। आगे बढ़ा जाए तो राष्ट्रपति के बारे में हम एक ट्रिक बता चुके हैं आपको पीछे, क्या? पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये करा दी है। पकानी कोका दुयो दशम ये अनुच्छेद 52 से शुरू होती है और अनुच्छेद महाभियोग 61 तक जाती है। तो पकानी कोका दुयो दशम याद रखोगे, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन कहा जाता है मीटरियोलॉजी। क्या होता है वायुमंडल का अध्ययन? मीटरियोलॉजी। और यहाँ ये एंथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? फूलों का। ठीक है, इकोलॉजी वातावरण का, वातावरण का। तो ध्यान रखना है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटरियोलॉजी कहा जाता है। अब आइए आगे देखिए, वायुमंडल के अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की संख्या होती है 5। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली परत क्षोभ मंडल, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल आइनोस्फियर, उसके बाद बहिमंडल एक्सोस्फियर। इनका क्रम याद रखना है। पहले पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद क्या है? मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए थोड़ा और आगे आइए, यहाँ पर समझिए। देखिए, जो क्षोभ मंडल होता है ये पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर रहता है। ठीक है, और जितने भी बादल, तूफान, कोहरा, कुहासा, ये सब कहाँ पर आते हैं? क्षोभ मंडल में, याद रखना है। उसके बाद आते हैं समताप मंडल में, और समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत। ठीक है, फिर मध्य मंडल, फिर आता है आपका आयन मंडल। ध्यान रखना, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है? आयन मंडल से होता है। प्लेन किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? तो इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको सबको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे आइए। क्वेश्चन कहता है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। तो रेगिस्तान ये खुद है, मरुस्थल कहाँ स्थित है? सबसे पहले जानिए मरुस्थल कहते किसे हैं। तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के 40 अक्षांश, 30 से 40 अक्षांश, 30 से 40 अक्षांश ऊपर और 30 से 40 अक्षांश नीचे के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? ये सबसे शुष्क क्षेत्र होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, और यहीं पर रेगिस्तान का निर्माण होने लगता है। तो ये रेगिस्तान जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक रेगिस्तान को एक ही जगह हम लोग खत्म करने वाले हैं। आगे आइए, यहाँ देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, नाफूद सऊदी अरब, अहमद सऊदी अरब, गोबी मंगोलिया, कालाहारी बोत्सवाना। ध्यान रखना है,
तकलामकान चीन, सोनेरन यूएसए, नावीब नामीबिया, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान, अटाकामा उत्तरी चिली और दस्ते कबीर ईरान और पेंटागोनिया अर्जेंटीना। इससे बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी मरुस्थल, याद रखना है, इनको नोट करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मरुस्थल के बारे में 4-5 पॉइंट और आपको याद रखना है। कैसे? देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या किस घनत्व मरुस्थल का है? तो वो है थार मरुस्थल। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। दुनिया का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल तकलामकान चीन का है, तकलामकान। और यूरोप में कोई भी रेगिस्तान स्थित नहीं है, यानी यूरोप महादेश के अंदर कोई मरुस्थल नहीं है। ठीक है। आगे, सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थार मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। ठीक है। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे और मैं और भी मेहनत आपके लिए करते जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक से एक आपका कंटेंट छांट के मैं आपके लिए लेके आऊँगा और ऐसा कंटेंट होगा जो कि आपके जीडी के पेपर में हूबहू लड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे आइए। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा साझा करती है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब देखिए जितनी भी रेखा हैं उनको हमने एक जगह ही कवर किया है। यहाँ पर आइए, जैसे पहला रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच है, ओडरनिसे रेखा जर्मनी पोलैंड है और ड्यूरेंट रेखा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस, मैन रहीम रेखा फिनलैंड रूस, 24वीं रेखा भारत पाकिस्तान, 38वीं उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, 49वीं अमेरिका कनाडा, 17वीं वियतनाम और 20 डिग्री लीबिया सूडान और 22 डिग्री मिस्र और सूडान। देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से मैंने आपके लिए मेहनत की है। यानी एक क्वेश्चन आया और सभी को यहाँ ख़त्म कर दिया। ठीक है। साथ के साथ स्टैटिक जी के पूरा कवर हम लोग करते जाने वाले हैं। तो यहाँ पर रेखाओं को आप अच्छे से याद करना है। ठीक है। एक एक टॉपिक को समाप्त करते चलेंगे प्रत्येक वीडियो में। मेरा टारगेट है कि आपका जनवरी तक पूरी तरह से फाइनल में जीएस आपकी करा दूँ। ठीक है। आगे बढ़ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रट लेना इनको, और बहुत जल्दी मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूँ और उस टेस्ट की घोषणा मैं जल्दी अगली वीडियो में आपसे करूँगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? तो हमें खूब पता है भैया कि पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन की वृद्धि से। किससे? तिलहन उत्पादन की वृद्धि से। वहीं हरित क्रांति की शुरुआत भारत में मानी जाती है 1966 में समथिंग। ठीक है। और विश्व में इसके जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। और आप कमेंट करोगे हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? आप इसका कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट इसी में आइए। अब देखिए यहाँ पर जितना भी क्रांतियाँ होता है सभी क्रांतियों को मैंने एक जगह ले लिया। आइए थोड़ा इनका रिवीजन करते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है भाई। उसके बाद रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, लाल क्रांति टमाटर, गुलाबी झींगा, बादामी मसाला, सुनहरी फल, अमृत नदी जोड़ो, धूसर सीमेंट, गोल क्रांति आलू, इंद्रधनुषी क्रांति। ध्यान रखना है सभी क्रांतियों पर निगरानी करने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति को 2004 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2004 में। इस क्रांति के अंतर्गत जितनी भी पुरानी क्रांतियां चली आ रही थी उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया और 2004 में ये क्रांति लाई गई।
सनराइज इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा करने हेतु यानी जोड़ने वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं, ध्यान रखना है। और भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत की मिसाइल वुमेन लेडी थॉमस को कहते हैं। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है फेरा। फेरा का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान से आपको समझना है। ये फेरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है फेरा। और ये फेरा कब लाया गया? 1973 में लाया गया। फेरा की फुल फॉर्म क्या है? तो फेरा को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्शन रेगुलेशन एक्ट फेरा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी का प्राप्त दर्जा नहीं है? तो वर्तमान में गेल महारत्न है, IOCL, BAHCL, MTNL। ये गलत हो जाएगा। MTNL वर्तमान में महारत्न कंपनी नहीं है। और वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़ के हो गई है 12। आपको याद रखना है और इसकी ट्रिक याद रखोगे। यानी एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है या नहीं है। आइए अब उसकी बात करते हैं। थोड़ा इधर देख लीजिए, जितनी भी महारत्न कंपनियां वो सब की सब मैंने इस चार्ट पे आपको ले लिया है। देखो ट्रिक याद रखनी है। ONGC और SBI भाजपा में मिल गए। कैसे रखोगे? ONGC और SBI किस में मिल गए? भाजपा। ONGC, फिर याद कर लो एक बार, रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ। ONGC और SBI भाजपा में मिल गए। 12 आपकी महारत्न कंपनियां समाप्त होने वाली हैं। फिर देख लो एक बार, ONGC और SBI भाजपा में मिल गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो यहाँ पर ONGC हो गई, देखो यहाँ मैंने ले लिया अच्छे से सब। ठीक है, ONGC, NTPC, गेल, सेल, BPCL, IOCL, भेल, HPCL, PGCIL और PFC, ये 11 कंपनी है। अभी नवीनतम बनी है 12वीं, उसको भी बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, इनके सबके मुख्यालय लगभग दिल्ली में ही है। जो अलग है उनको याद कर लेना। और इसमें आपको गेल, NTPC, ONGC और सेल की आपको स्थापना याद कर लेनी है और साथ में भेल की, बस ये मुख्य। बाकी को देख लेना बस, लेकिन ये प्रॉपर रूप में याद करनी है। ONGC 1956, NTPC 1975, गेल 1984, सेल 1974 और भेल 1964 में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए वर्तमान में 12वीं महारत्न कंपनी REC कौन सी बनाई गई है? REC को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। REC याद रखना है। अब देखो महारत्न कंपनी दर्जा प्राप्त करने के लिए कई लाभ होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो तो वो महारत्न कंपनी बन सकती है। उसके बाद में पहले से ही वो मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी में एक में शामिल होनी चाहिए और 3 साल का उत्कृष्ट या बहुत अच्छा रेटिंग हासिल की हुई होनी चाहिए, तभी जाकर महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता है। और वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है, याद रखना है। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अनुदैर्घ्य तरंगे किस में नहीं गुजर सकती हैं? आओ इधर समझो। तरंगों के हम अगर प्रकार की बात करें, ध्यान सुनना है, तो तरंग 2 प्रकार में लेके आते हैं, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। जिसमें यांत्रिक जो तरंगें होती हैं ये 2 प्रकार की रहती हैं। एक रहती है अनुप्रस्थ और एक रहती है अपने पास अनुदैर्घ्य। अभी रटा दूंगा, आराम, टेंशन ना ले। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये ठोस में
और द्रव में गमन करती है, लेकिन अनुदैर्ध्य जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस में गमन करती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता पड़ गया कि निर्वात में ये नहीं चलेगी, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें इस प्रकार से चलती हैं, कभी बल खा के, कभी लहरा के, नागिन जैसी चलती है और पल में सोला, पल में हीरा, कितने रंग बदलती है। बोलो बात क्लियर हो गया? यानी कैसे चल रही है? नागिन जैसी चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप अब एग्जाम्पल देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के अगर एग्जाम्पल आ जाएं, एक गाना सुना होगा हमने, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार समरिया, दिल में हलचल सी मच जाएगी। सुना है ना गाना? तो देखिए, अगर आप पानी में एक कंकड़ मार दीजिए, ठीक है, तो आप देखते हैं पानी की सतह इस प्रकार से चलने लगती है। यानी ठहरे हुए दिल में लो चलने लगती है, इस प्रकार से चलती है या नहीं? तो देखिए, पानी में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? पानी में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। वहीं आपने एक रस्सी को भी देखा होगा, रस्सी को पकड़िए और रस्सी को हिला दीजिए तो रस्सी भी कैसे चलती है? नागिन जैसी चाल चलती है। तो रस्सी में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अब देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे चलती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो कभी संपीड़न और कभी विरल। तो संपीड़न और विरल माध्यम में, विरल क्या होता है? खुला हुआ माध्यम। संपीड़न क्या होता है? जकड़ा हुआ माध्यम। अब देखो, आपने देखा होगा, कभी ध्वनि की आवाज़ तेज महसूस होती है, कभी ध्वनि की आवाज़ धीरे महसूस होती है। इसका कारण क्या है? आप एक ध्वनि को दिन में सुनिए और वही एक ध्वनि को आप रात में सुनिए, दूर दूर तक आवाज़ जाती है। ठीक है, तो ध्वनि की जो गति है वो संपीड़न और विरल माध्यम में होती है। तो ध्वनि कैसी हो जाएगी? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी। और वही स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ध्वनि के साथ साथ स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे भी कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे उन्हें कहते हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती हैं। बोलो बात क्लियर हो गई? संपीड़न और विरल माध्यम में चलेगी, अनुदैर्ध्य होगी, और कभी लहरा के, कभी बल खा के चलेगी, अनुप्रस्थ होगी। जैसे पानी में अनुप्रस्थ है, रस्सी में अनुप्रस्थ है, स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और दोनों ही आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए यहाँ तक। अनुप्रस्थ केवल ठोस में और द्रव में चलती है, लेकिन तीनों ही माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चलती है। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट। पायस एक कोलाइडी होता है क्या? पायस को ही कहते हैं इमल्सन। पायस को क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। और इमल्सन होता है द्रव प्लस द्रव, यानी द्रव का द्रव में विलय क्या होता है? इमल्सन होता है। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? आप देखो, एक एक करके हर चीज़ को एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसके ऊपर मैं लेके आया हूँ। देखो, ध्यान से देखना है। ये अपने पास लिक्विड है, यदि द्रव को ठोस में घोला गया, सॉलिड में, तो उसे कहते हैं जेल। जैसे पनीर, मक्खन। पिछली बार जीडी में क्वेश्चन पूछा था कि पनीर एक उदाहरण है पायस का या जेल का या फिर एरोसोल का, तो ये जेल का उदाहरण है। ध्यान रखना है, आप पनीर को जब भी दबाते हैं तो पनीर में से पानी निकलता है। वो पानी क्या है? द्रव है, द्रव निकलता है। और तो इस क्या हुआ? ठोस में द्रव का विलय क्या कहलाएगा? ठोस में द्रव का विलय जेल कहलाएगा। और वही द्रव का द्रव में विलय इमल्सन या पायस होगा। जैसे दूध, तेल, हेयर क्रीम, ये सब क्या है? आपके इमल्सन के उदाहरण होते हैं। और द्रव का गैस में विलय एरोसोल है। द्रव यदि गैस में घुलता है जाकर, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एरोसोल कहते हैं। और जैसे बादल, धुआं, कोहरा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपकी जीडी के पेपर के हिसाब से। कहेगा कोहरा किसका एक उदाहरण है? इमल्सन, पायस या जेल, ये एरोसोल। तो
तो क्या होगा, एरोसोल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, जंतु परागण का आशय क्या होता है? जंतु परागण किसे कहते हैं? तो ये तो सिंपल सा है, जंतु के द्वारा जो परागण होगा उसे हम जंतु परागण कहते हैं। आते हैं, अब सुन लो यहाँ पर पूरे परागण का, यहीं पर हम लोग काम फिनिश करते हैं। देखिए परागण होता क्या है उसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। परागण क्या है, तो यहाँ से देखिए, इधर आइए, यहाँ एक एक चीज़ समझना है। परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं जो एक ही फूल के अंदर हो जाता है। परपरागण उसे कहते हैं जो दूसरे फूल से आता है। परपरागण होता है जैसे महिलाओं में या हम में जो निषेचन होता है, ऐसे ही फूलों में परागण होता है। आप यहाँ समझिए, मनुष्य में निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब पढ़ा के लाया मैं अभी, ऐसे ही पुष्पों में क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, अब समझो दोनों में अच्छा कौन सा होता है, तो ध्यान रखना है जितनी दूर से परागण होगा उतना ही वह अच्छा होगा। बोलो यहाँ तो बात क्लियर होगी, जितनी दूर से आपका परागण होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो पर परागण अच्छा होता है। पहली बात, परागण होता क्या है, ध्यान सुनना है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये परागकोश है। ये क्या है, परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, परागकण, परागकण मौजूद होते हैं। अब जैसे कोई मधुमक्खी आई, इसके ऊपर बैठ गई, ध्यान सुनना है, तो परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र, क्या, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, परागकोश से ध्यान सुनो, क्या होता है परागण, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। याद हो गया, फिर सुनो, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और उसके बाद अंडाशय का इसमें ये पूरा निर्माण हो जाता है बीजांड के रूप में। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगले क्लास में मैं इसके बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इन सभी के बारे में विस्तृत आपका चर्चा करने वाला हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है यहाँ तक कि परागण क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन, अब एग्जाम में ना विभिन्न परागण आते हैं, जैसे कीट के द्वारा होने वाला परागण, एंटीमोफिली, कीटों के द्वारा एंटीमोफिली, बोलेंगे मेरे साथ साथ, बोलो, कीटों के द्वारा एंटीमोफिली, मेरे साथ साथ बोलना है, कीटों के द्वारा एंटीमोफिली। उसके बाद वायु के द्वारा एनीमोफिली, एनीमोफिली, एनीमोफिलस भी आ जाता है, वायु द्वारा एनीमोफिली, जल के द्वारा हाइड्रोफिली, ऋतु के द्वारा जोफिली, ठीक है, और चमगादड़ के द्वारा चैरिटोफिली, चमगादड़ के द्वारा चैरिटोफिली होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया का है, कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया का है, और इसमें परागण किससे होता है, तो ये होता है हाथी के द्वारा। याद रखोगे, बात क्लियर होगी यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए तो इनको नोट कर लेना अच्छे से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने आज की क्लास में एक नया चीज़ देखा होगा कि कम समय में कितना कुछ मैंने आपको करा दिया, जो आपके जीडी के एक एक टॉपिक से मैच खाता होगा। अच्छे से नोट्स बनाना है, पहले कह चुका हूँ आपसे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ईस्टर त्यौहार होता है हर वर्ष रविवार को। ये ईसाइयों का एक त्यौहार होता है, ये हर वर्ष सबसे प्रमुख त्यौहार होता है इनका। क्यों होता है, जब ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था, ध्यान सुनना है, ईसा मसीहा को सूली पर जब चढ़ाया गया था तो वो 3 दिनों के बाद पुनर्जीवित हो गए थे और वह दिन रविवार था। तो उसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है हर वर्ष, कब, रविवार के लिए। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पखावज शिव कुमार शर्मा, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खां, तबला किशन महाराज। तो देखिए शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी का संबंध संतूर से है। किससे है? संतूर से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात क्लियर हो गई? इनको याद कर लो, सितार पंडित रविशंकर और सरोद अमजद अली खां, तबला वादक किशन महाराज है और शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। आप हमें कमेंट करके बताओगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? कमेंट में बताना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आज का आपका ये टेस्ट पूरी तरह से समाप्त हुआ है और मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आपको जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको आप नोट करोगे और उसको याद करने वाले हो। ठीक है, तो बस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू, धन्यवाद।